जी, थैंक यू। मशहूद ने मुझे रिमाइंड करवा दिया कि लेक्चर को रिकॉर्डिंग पे लगा दें, तो मैंने उसकी रिकॉर्डिंग भी ऑन वो कर दी है। तो मुझे फीडबैक भी दे दें वॉइस के बारे में कि आपको आवाज़ ठीक आ रही है, कोई प्रॉब्लम ऐसा तो नहीं फेस करना पड़ रही। एंड सेकेंडली, कोई बात, कोई क्वेश्चन, कुछ कहना चाहें, आप चैट में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको मैंने माइक्रोफोन को भी ऑप्शन को अलाउ किया है, आप अपने माइक्रोफोन को खुद से ऑन कर सकते हैं और कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स। जी, एनी स्टूडेंट्स हमारी जो आज हैं, इन पार्टिसिपेंट्स में कल कोई पार्टिसिपेंट्स थे या जो नहीं थे, उनको वीडियो रिकॉर्डिंग जो लेक्चर है उसका लिंक मैंने सेंड कर दिया था जी सी आर्ट्स को। वो लिंक मिल गया, आपने उसको सुन लिया, उससे रिलेवेंट कोई क्वेश्चन है, कोई पॉइंट है, तो जी बिल्कुल आप उसको शेयर कर सकते हैं। जी, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस, आई एम वेटिंग फॉर योर क्यूरीज। आप वो कर लें, फिर हम उसको मूव ऑन करते हैं और नेक्स्ट मूव करते हैं। जी हरी अप क्विकली, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं इनमें कोई बात, कोई पर्सन पूछना चाह रहे हैं, जी प्लीज़। ओके जी, मुझे एज सच जो सा है वो देन अभी तक कोई क्वेश्चन आपकी साइड से नहीं आ रहा, तो होपफुली आप लोगों ने उसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा और अच्छे से पढ़ा भी होगा। तो हम मूव ऑन करते हैं। कल हमने जी फर्स्ट चैप्टर के बाद स्टार्ट किया था हिस्ट्री को, कि हमें कुछ थोड़ा सा मैनेजमेंट की हिस्ट्री के बारे में भी जानना है, थोड़ा सा इस बारे में भी आइडिया लेना है कि मैनेजमेंट में किन मेजर कंट्रीब्यूशन किन पर्सन्स की है, किन स्कॉलर्स की है, किन फिलोसोफर्स की है, क्या अर्ली कॉन्सेप्ट्स थे और रिसेंटली वर्ल्ड में चेंजेस आने के बाद वो कॉन्सेप्ट्स कैसे चेंज हो गए, या उनमें से कॉन्सेप्ट्स कौन से अभी तक प्रिवेल कर रहे हैं। कि जैसे मैंने आपसे कल शेयर किया कि हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के प्रेजेंट किए। ये 14 प्रिंसिपल्स 17th सेंचुरी के हैं, आज हम 21st सेंचुरी में हैं। आज हम 21st सेंचुरी में हैं, तो इस 21st सेंचुरी में डेफिनेटली जो हमारे चेंजेस हैं वर्ल्ड में, बिजनेस वर्ल्ड में, वो काफ़ी सारी आ गई हैं। हमारी प्रैक्टिसेस चेंज हो गई हैं, हमारे बिजनेस करने के मेथड्स चेंज हो गए हैं, हमारी मार्केट के फैक्टर्स चेंज हो गए हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। तो इन सब चेंजेस से डेफिनेटली हमारे मैनेजमेंट के जो प्रोसीजर्स हैं, जो मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस हैं, वो भी सेम नहीं रही हैं, उनमें बहुत सारी चेंजेस हमारी आ गई हैं। लाइक अगर मैं आपसे शेयर करूं, तो फर्स्ट प्रिंसिपल जो कल हमने बात की थी डिवीजन ऑफ वर्क की, मैनेजमेंट के अर्ली कॉन्सेप्ट्स में ये था कि स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, स्पेशलाइजेशन से आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। लेकिन टाइम के साथ इस चीज को ऑब्जर्व किया गया कि हम ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बीइंग्स, एंड ह्यूमंस आर नॉट मशीन्स, दे आर नॉट लाइक मशीन्स। मशीन से ऐसा होता है कि वो एक ही काम जो सा है
वो सुबह से शाम तक करती रहे और उनमें कोई चेंज ना हो या ऑल लाइक दैट। ह्यूमन बीइंग्स दे डू हैव फीलिंग्स। किसी पर्सन को सुबह से शाम आपके एक ही काम करता रहे तो वो उस काम से बोर हो जाएगा, वो उस काम से डेफिनेटली जो सा है वो थक जाएगा, बोर्डम हो जाएगी, उसका इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो जब उसका इंटरेस्ट नहीं रहेगा, उसकी मोटिवेशन लो होगी, तो डेफिनेटली उसकी एफिशिएंसी, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ने की बजाय कम हो जाएगी। तो ये चीज अब हमारे रिसेंटली जो प्रिंसिपल हेनरी फ्योल ने दिया था, ये उससे चेंज हो गया। ये उस प्रिंसिपल से चेंज हो गई बात कि अब हम स्पेशलाइजेशन को इतना फोकस नहीं करते हैं, बल्कि अब हम जो सा है वो इस चीज को फोकस करते हैं कि इंडिविजुअल्स को मोटिवेट करने के लिए काम ऐसा डिजाइन किया जाए जिसमें एक टास्क ना हो, एक से ज्यादा टास्क हो, वो डिफरेंट काम करें, वो उसके अंदर इन्वॉल्व रहें, वो उस काम के अंदर जो सा है अपने यू कैन से कि इंटरेस्ट उनका कायम रहे, वो काम को करते रहें। तो डिवीजन ऑफ वर्क की जो ओरिजिनल जो यू कैन से पुरानी हमारी थीम थी वो चेंज हो गई। इसी तरह से अगर हम कुछ और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ तो यूनिटी ऑफ कमांड वाला मैनेजमेंट का एक बड़ा बेसिक प्रिंसिपल है, लेकिन रिसेंटली ये भी चेंज हो गया। अब जो हम स्ट्रक्चर्स डिजाइन कर रहे हैं रिसेंटली ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, वो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में, वो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में, आगे जाके इसको डिटेल पढ़ेंगे भी। कहने का मतलब है कि ये वाला कॉन्सेप्ट जो ओरिजिनल वो कहते थे एक पर्सन का बॉस एक ही हो, ये भी चेंज हो गया। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में एक पर्सन का बॉस एक नहीं होता, बल्कि एक से ज्यादा दो पर्सन के अंदर पर्सन काम कर रहा होता है एट वन टाइम। वो कैसे, उसका क्या कंसर्न है, वो हम आगे जब चैप्टर में स्ट्रक्चर्स में बात करेंगे तो उसमें डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस तरह से ये चेंजेस आ रही हैं। सेंट्रलाइजेशन था, ओरिजिनली कहते थे सेंट्रलाइजेशन इज गुड, बट नाउअडेज we highly recommend in organization that there must be more and more decentralization, more and more decision making power should be delegated to the lower order, to the lower persons, the persons who are actually doing the task. They must be involved in decision making, they must have the opportunity, they must have the you can say power to make decisions regarding their task. तो ये हमारा कॉन्सेप्ट ये भी चेंज हो गया। सो इस तरह से ये ओरिजिनल प्रिंसिपल्स जो हेनरी फ्योल ने दिए 17th सेंचुरी में, इनमें चेंज आई है हमारे रीसेंट टाइम के अंदर, रीसेंट प्रोसीजर्स के अंदर। ये कुछ डिस्कशन हमारी कल हुई थी। हम मूव करते हैं। अगर आपसे थोड़ा सा मैं इसको रिकॉल करूं तो कल हमने बात की थी जी हिस्ट्री में, कि हम हिस्ट्री में इन मेजर अप्रोचेस को मैनेजमेंट की हिस्ट्री में काउंटर करते हैं, इन मेजर अप्रोचेस को फॉलो करते हैं। इनमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ऑब्वियसली ये था कि स्टार्ट पे मैनेजमेंट का या बिजनेसेस का एज सच कॉन्सेप्ट नहीं था। क्लासिकल अप्रोचेस आई जिसमें ये दो मेन अप्रोचेस थे, साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव। साइंटिफिक मैनेजमेंट में हमने फेडरिक टेलर की बात की थी जी, टेलर के प्रिंसिपल्स की, और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव में हमने हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स वो डिस्कस किए हैं। सेकंड क्लासिकल अप्रोच के बाद जो हिस्ट्री में मैनेजमेंट में चेंज आई, मैनेजमेंट के फिलोसोफर्स की अप्रोच चेंज हुई, वो अप्रोच बिहेवियरल अप्रोच कहलाती है। अब बिहेवियरल अप्रोच क्या है और ये अप्रोच कैसे इवॉल्व हुई, इसमें कहाँ से आइडियाज आए, कैसे इसका हमारा जो सा है वो कॉन्सेप्ट्स जो सा है वो इवॉल्व हुए, एवोल्यूट हुए, तो उस पे बात करते हैं। एक आपसे बेटा सबसे रिक्वेस्ट है, कल भी मैंने इस चीज को ऑब्जर्व किया कि
सेशन के दौरान आप लोग जो सा है वो चैट में कुछ ऐसे मैसेजेस, कुछ ऐसे आप जो सा है वो टेक्स्ट सेंड करते हैं जो डेफिनेटली जस्ट आपका वो यू कैन से कि कोई रेलेवेंट नहीं है, वो मुझे भी डेविएट करते हैं और बाकी भी लोगों को और तंग करते हैं। तो काइंडली अगर मुझे ऐसे मैसेज नज़र आ रहे हैं तो मैं उस पर्सन को रिमूव कर दूंगा मीटिंग में से। ऑनलाइन सेशन है, आप लोगों को कोई फोर्स नहीं किसी ने करके बिठाया, तो काइंडली अगर आप लोग इसमें हैं तो मुझे भी ना डिस्टर्ब करें, बाकी लोगों को भी ना करें। आप आपस में मजाक करना चाहते हैं, आप प्राइवेटली व्हाट्सएप पे अपने उन दोस्तों के साथ बात करें, ड्यूरिंग द सेशन बात करें। कमेंट करना चाह रहे हैं उनको कमेंट करें प्राइवेटली, यहाँ पे नहीं, प्राइवेटली करें। मुझे भी डिस्टरबेंस नहीं होगी, बाकी स्टूडेंट्स को भी नहीं होगी। यहाँ पे आपकी चैट सबको शो हो रही है, मुझे भी होती है, बाकी लोगों को भी होती है। और ट्राई करें कि अपने ओरिजिनल नेम से आए। ये हमारे पास एक पार्टिसिपेंट है लडन जाफरी के नाम से, कल भी ये जो सा है डिस्टर्ब कर रहे थे, आज भी इन्होंने आते थोड़ा सा बातें इस तरह स्टार्ट कर दी। आप व्हाट्सएप पे साथ साथ जो मर्जी करें, मुझे तो नहीं पता चल रहा आप लोग क्या कर रहे हैं, आप हैं कि नहीं है, कैसे हैं। तो एटलीस्ट मुझे तो उसमें डेविएट ना करेंगे, यहाँ पे तो कोई चीज़ प्रूफ करने की ट्राई ना करें और अपने ओरिजिनल नेम्स के साथ अपने आईडीज क्रिएट करें ताकि आपकी इवैल्यूएशन भी होनी है बेटा। ये जो सेशन है इसमें मुझे नज़र आ रहा है कौन पर्सन क्या क्वेश्चन कर रहा है, कौन पर्सन कितना इंटरेस्ट शो कर रहा है। मैंने आपकी इवैल्यूएशन इन्हीं बेसिस पे करनी है। आपका मतलब है कि इसकी मार्क्स नहीं है, आपका मतलब है कि ग्रेड्स ऐसे ही डिसाइड हो जाएंगे। हर चीज, हर फैक्टर काउंट करता है। क्लास रूम के सेशन में यही बात थी, वहां पे फिजिकली प्रेजेंट होते थे, पता चलता था कौन कितना इन्वॉल्व है। ऑनलाइन में इन्वॉल्वमेंट के ये क्राइटेरियाज हैं, ये कितने लोग लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हैं, पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, कौन है, और वो कितना एक्टिवली इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं, वो मेरे साथ डिस्कशन कर रहे हैं। ये चीज़ें आपके ग्रेड्स में काउंट करेंगी, बिलीव मी। इन्हीं बेस पे मैंने आपके ग्रेड्स बनाने हैं। तो मेरे सामने अपना इमेज बनाएं, अपने ओरिजिनल नेम्स लिखें ताकि मैं चैट में पढूं, मुझे याद रहें आपके नाम। जब मैं ग्रेड्स बना रहा हूं, जब मैं आपके नंबर्स लगा रहा हूं, तो मुझे आपका पर्सन का नाम देख के याद आ जाए कि यार ये पर्सन क्लास में, मीटिंग में, सेशन में एक्टिव था, ये अटेंड करता था, ये क्वेश्चन पूछता था। अगर मुझे आपका नाम फेमिलियर ही नहीं होगा, अगर मुझे आपका नाम के बारे में पता ही नहीं कि ये स्टूडेंट है भी कि नहीं, तो डेफिनेटली मैं फिर आपको ग्रेड्स एवरेज दूंगा। या अगर किसी का पता चल गया और कोई ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं है, कोई पर्सन अगर यहाँ पे डिस्टर्ब करेगा तो फाइंड आउट तो किया जा सकता है कि ये ओरिजिनली कौन है। आपने आईडी जिस भी नेम से बनाया है उसको फाइंड आउट करना इतना टफ नहीं है कि आप कौन है। और अगर पता चल गया तो आपको बजाय पॉजिटिव मिलने के नेगेटिव मार्क्स मिल जाएंगे। इसलिए या तो पॉजिटिवली इस सेशन को अटेंड करें, नहीं तो आप ना करें, बाद में रिकॉर्डिंग सुन लें, जो मर्जी करें, एटलीस्ट सेशन को डिस्टर्ब ना करें। हमारे पास बड़ा लिमिटेड सा टाइम है, उस लिमिटेड टाइम में हमने मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, कंटेंट्स को पढ़ना है। आपको अगर अभी भी अगर आप विलिंग नहीं है कुछ सुनने के लिए, कुछ शेयर करने के लिए, कुछ डिस्कशन के लिए, इतनी सारी फैसिलिटीज मिलते हुए कि यूनिवर्सिटी नहीं आ रहे हैं, घर में बैठे हैं, जस्ट सुन रहे हैं, किस पोजीशन में है, क्या है, वो सब तरह से आप बिल्कुल इस टाइम फ्री हैं। क्लासरूम वाली जो फॉर्मेलिटीज हैं वो उनसे आज़ाद हैं, तब भी नहीं सुन रहे, तो फिर इसका मतलब है कि आप लोग सुनना ही नहीं चाह रहे, या आपके कुछ और इंटेंशन है। तो काइंडली आपसे ये लास्ट टाइम मैंने रिक्वेस्ट की है, नेक्स्ट टाइम मुझे इसको रिपीट ना करना पड़े। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे बिहेवियरल अप्रोच पे। बिहेवियरल अप्रोच जी
ओरिजिनल मैंने जैसे भी आपसे शेयर किया कि क्लासिकल अप्रोच में यही थ्योरी थी कि काम को डिवाइड किया जाए और इसी तरह के कॉन्सेप्ट्स थे। हुआ ये कि एक स्टडी कंडक्ट हुई, उसको हम हॉथॉर्न स्टडीज बोलते हैं। बिहेवियरल अप्रोच में एक स्टडी कंडक्ट हुई और हुआ ये कि जो मैनेजमेंट के लोग थे वो ये सोचते थे, वो ये परसीव करते थे कि जो फिजिकल फैक्टर्स होते हैं किसी भी जगह पे, वो फिजिकल फैक्टर्स एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस में एक प्राइमरी रोल परफॉर्म करते हैं। फिजिकल फैक्टर से क्या मुराद है? फिजिकल फैक्टर से मुराद है जी एक वर्क प्लेस के जो लाइटिंग कंडीशंस हैं, सिटिंग कंडीशंस हैं, टेम्परेचर कंडीशंस हैं कि सपोज एक पर्सन, मतलब इसको आप जनरली एडमिट भी करेंगे, अगर आप एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उस फैक्ट्री हॉल के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, शदीद गर्मी है, तो शदीद गर्मी में आप ज्यादा देर काम नहीं कर सकेंगे। अगर उस हॉल के अंदर कोई प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, कूलिंग सिस्टम नहीं है, गर्मी के अंदर ज्यादा देर आप मशीन्स पे या किसी भी तरह से काम नहीं कर सकेंगे। इसी तरह अगर उस हॉल के अंदर लाइटिंग अच्छी नहीं है, अगर लाइटिंग की प्रॉब्लम है, देन अगेन वो लाइटिंग भी आपकी परफॉर्मेंस को डिस्टर्ब करेगी। यही जो सा है वो सोचा जाता था। इसी चीज को यू कैन से टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया कि हॉथॉर्न जो सा एक जगह का नाम है, वहां पे एक इंडस्ट्री के अंदर इन फिजिकल कंडीशंस में से एक कंडीशन जो लाइट की कंडीशन है, इसको चेंज करके एम्प्लॉयज को ऑब्जर्व किया गया कि क्या लाइट को चेंज करने से एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट आता है या नहीं आता। सोचा ये जाता था या आइडिया ये था कि लाइट कम करने से एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस भी कम होगी, और ऐसा ही किया गया कि लाइट को कम किया गया और फिर देखा गया कि क्या चेंज आ रही है। तो कहते हैं सरप्राइजिंगली लाइट को रिड्यूस करने से एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया। लाइट डिम की, इतनी डिम कर दी जितनी मून लाइट होती है, मतलब बहुत डिम लाइट कर दी, और फिर देखा गया कि एम्प्लॉयज काम करते हैं कैसे करते हैं। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि लाइट को कम करने से एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस में चेंज नहीं आया, सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया। So that was surprising for the management persons. That was surprising for the persons who were thinking that these factors are actually important for the performance of the employees. At that time, they were not able to understand that actually then what are other factors, what are those factors पे जिनकी वजह से performance इफेक्ट होती है, but they at least were convinced that it means that there are some other factors. उन्होंने उस टाइम पे ये तो नहीं फाइंड आउट किया कि वो कौन से फैक्टर्स हैं, लेकिन उनको ये कंफर्म हो गया, इस बात से वो कन्विंस हो गए कि इसका मतलब फिर कुछ और फैक्टर्स हैं जो एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। उस टाइम पे उन्होंने उन फैक्टर्स को डिफाइन नहीं किया, बट लेटर ऑन वो फैक्टर्स फाइंड आउट किए गए, तो वो फैक्टर्स ह्यूमन बीइंग के इंडिविजुअल फैक्टर्स थे कि एक पर्सन की परफॉर्मेंस में इन फिजिकल फैक्टर्स से ज्यादा रोल पर्सनल या इंडिविजुअल फैक्टर्स का होता है। इंडिविजुअल फैक्टर्स का मतलब है कि मैं अगर एम्प्लॉय हूं तो लाइटिंग से ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि मैं, मेरी फीलिंग्स क्या है, मेरा दिल क्या चाह रहा है। लाइट अच्छी है, मेरा काम करने को दिल नहीं चाह रहा, तो मैं लाइटिंग अच्छी होने के बावजूद नहीं करूंगा। मैं मोटिवेटेड नहीं हूं, तो लाइटिंग अच्छी होने के बावजूद जो सा है वो मैं उसको
नहीं कर सकूंगा, यू कैन से कि काम नहीं करूंगा। तो फैक्टर्स उन्होंने कहा था इंडिविजुअल के हैं, उनके इंडिविजुअल फैक्टर्स में सेटिस्फैक्शन है, लाइक कि उनकी सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है, वो कितने सेटिस्फाइड हैं, वो कितने मोटिवेटेड हैं, वो कितने विलिंग हैं, वो कितने लॉयल हैं। तो ये फैक्टर्स इंडिविजुअल के ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू द फिजिकल फैक्टर्स। ये अप्रोच को हम बिहेवियरल अप्रोच के बिहेवियर्स, इंडिविजुअल्स के बिहेवियरल फैक्टर्स, इंडिविजुअल के बिहेवियरल फैक्टर्स जो से हैं वो इंपॉर्टेंट है। फिर मैनेजर्स ने इन एंगल से सोचना शुरू किया और इन फैक्टर्स को भी इंपॉर्टेंस दी कि इसका मतलब है कि अगर हमें अपने सबॉर्डिनेट से, अपने एम्प्लॉयज से अच्छी परफॉर्मेंस लेनी है तो हमें फिर उनको सेटिस्फाई करना है, तो हमें फिर उनको मोटिवेट करना है, हमें फिर उनको खुश रखना है। जब वो खुश होंगे तो वो ज्यादा परफॉर्म करेंगे, अगर वो खुश नहीं होंगे तो उनकी परफॉर्मेंस कम होगी। ये अप्रोच हमारी बिहेवियरल अप्रोच कहलाती है। होपफुली आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड किया होगा और आपको जो सा है वो फॉलो कर लिया कि बिहेवियरल अप्रोच मैनेजमेंट की क्या है। उसके बाद ये क्वांटिटेटिव अप्रोच आती है जिसमें फोकस क्वांटिटेटिव्स पे, नंबर्स पे किया गया। नंबर्स पे अप्रोच ये था कि भाई जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उनको गोल्स अचीव करने में, उनको सक्सेस में नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं। क्वांटिटेटिव अप्रोचेस, आपको कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स, आपको ऐसे यू कैन से कि कुछ ग्राफ्स और इस तरह के मैकेनिज्म्स यूज करने हैं। फोरकास्टिंग के लिए आपको स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज करने हैं। आपको अपनी एवरेजेस, अपनी पास्ट जो है रिकॉर्ड्स और उनकी बेस पे कैलकुलेशंस करने की जरूरत है, जिनकी बेस पे आप अपनी परफॉर्मेंस को इनहेंस कर सकते हैं। और आजकल सभी ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारी डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इन स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज करती हैं अपनी फ्यूचर की डिफरेंट जो डिमांड है उसको फोरकास्ट करने के लिए, अपने प्रोडक्शन अप्रोचेस को एफिशिएंट बनाने के लिए। ये आइडिया हमें क्वांटिटेटिव अप्रोच वहां से मिला था। देन लास्ट जो करंट है, कंटेम्पररी, करंट को बोलते हैं, रिसेंट को बोलते हैं, लेटेस्ट को बोलते हैं। तो आजकल जो मैनेजमेंट की अप्रोच है कंटेम्पररी अप्रोच, उसमें दो हमारे अप्रोचेज हैं, दो इसमें सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस हैं। एक सिस्टम अप्रोच हम उसको बोलते हैं और एक जो सा है वो कंटीजेंसी, वो फैक्टर्स होंगे। सिस्टम अप्रोच, दैट इज लाइक अ सिस्टम। सिस्टम अप्रोच ये कहती है, अच्छा कंटेम्प्रेरी मैंने बता दिया, कंटेम्प्रेरी अप्रोच वो है जो कि रीसेंट है। कंटेम्प्रेरी अप्रोच वो है जो लेटेस्ट अप्रोच है, जो आजकल मैनेजमेंट के लोग, मैनेजमेंट के स्कॉलर्स वो इसको फॉलो करते हैं, वो इसको ऑब्जर्व करते हैं, वो इसको यू कैन से कि एक्सेप्ट करते हैं रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और दूसरे हमारी जो थ्योरेटिकली है वो भी इसको एक्सेप्ट किया जाता है। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम बोलते हैं जैसे हम अपने लैपटॉप्स को, कंप्यूटर्स को सिस्टम कहते हैं कि यार मेरा सिस्टम खराब हो गया, यार मैंने अपना सिस्टम ठीक करवाना है, सिस्टम मुझे बाय करना है। कंप्यूटर इज अ सिस्टम। सिस्टम मींस कोई भी चीज जो इनपुट लेती है उसको ट्रांसफॉर्म करने के बाद आउटपुट प्रोड्यूस करती है, वी कॉल दैट अ सिस्टम। लाइक अ कंप्यूटर दैट टेक्स इनपुट्स, process that inputs,
to produce output to the, you can say, user or the person who is giving command to the computer. आप कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, कोई कमांड देते हैं, वो उस कमांड को प्रोसेस करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, और ट्रांसफॉर्म करने के बाद आउटपुट जनरेट करता है जो आपके लिए बेनिफिशियल होती है, आपके लिए यूजेबल होती है, आपके लिए डिफरेंट तरह से वो काम आती है। तो कहते हैं एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन भी एक सिस्टम है। ऑर्गेनाइजेशन भी इनपुट्स लेती है, उन इनपुट्स को ट्रांसफॉर्म करती है और आउटपुट जनरेट करती है। ऑर्गेनाइजेशन की इनपुट्स क्या हैं? These are the inputs of any organization. That are the materials, the raw materials, the, you can say, different types of equipments or materials, then labor, ह्यूमन रिसोर्सेस, पर्सन्स, वो भी इनपुट है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग आते हैं काम करने के लिए, बाहर से आते हैं। कैपिटल प्रोवाइड किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन को by the owner, by the entrepreneur, by the persons, technology, information, इन इनपुट्स को एक ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है, इन इनपुट्स को वो, यू कैन से, कि एब्जॉर्ब करती है, इन इनपुट्स को लेती है, इन इनपुट्स को ट्रांसफॉर्म करती है, इन इनपुट्स पे प्रोसेस होता है आउटपुट जनरेट करने के लिए। वो प्रोसेस में एक्टिविटीज, प्रोडक्शन रेलेवेंट और दूसरी सच टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज हैं। एंड आउटपुट जो जनरेट करती है ऑर्गेनाइजेशन, दैट आर इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेटली गुड्स, सर्विसेज, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, इंफॉर्मेशन, ह्यूमन स्किल्स, किसी भी फॉर्म में। तो कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन भी सिस्टम की तरह काम करती है, इनपुट्स लेती है, उन इनपुट्स को प्रोसेस करती है और आउटपुट जनरेट करती है। लाइक अगर हम यूनिवर्सिटी की एग्जांपल लें, तो यूनिवर्सिटी में भी इसी तरह से इनपुट्स हैं, द फैकल्टी, द पीपल, the different types of, you can say, equipments, multimedia, classrooms, furnitures, all like that. Inputs हैं, students that are inputs to any organization. वो students join करते हैं यूनिवर्सिटी को, उनके ऊपर प्रोसेसिंग होती है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, ड्यूरिंग योर डिग्री टाइम, आपको जो सा है ट्रांसफॉर्म किया जाता है टू प्रोड्यूस द आउटपुट। और आउटपुट वो ग्रेजुएट्स हैं, वो यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने अपनी डिग्री, अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और उसके बाद वो यूनिवर्सिटी से बाहर जाके जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये आउटपुट्स हैं। कहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल वो होगी जिसको जो इनपुट्स चाहिए वो इनपुट्स मार्केट से मिल जाए, क्योंकि ये इनपुट्स बाहर से आने हैं, एनवायरनमेंट से आने हैं, बाहर से आने, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से, मटेरियल बाहर से आता है, लोग काम करने के लिए बाहर से आते हैं, कैपिटल इंडिविजुअल प्रोवाइड करते हैं, टेक्नोलॉजी आप खरीदते हैं, इंफॉर्मेशन आप एक्वायर करते हैं। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन को ये इनपुट्स चाहिए हैं, जो इनपुट्स चाहिए हैं, अच्छे इनपुट्स चाहिए, वो इनपुट्स उस ऑर्गेनाइजेशन को एनवायरनमेंट से मिल जाए, मार्केट से मिल जाए। लाइक एक प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो उसमें अच्छे कॉम्पिटेंट लोग जॉब करने के लिए तैयार हों, उसको अच्छा ह्यूमन रिसोर्स मिल जाए, दैट इज, यू कैन से, एक्वायरिंग ऑफ इनपुट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट, एक्वायरिंग ऑफ गुड इनपुट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट। मटेरियल है, सप्लायर आपको मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए, मटेरियल बेचने के लिए तैयार हों, सप्लायर आपको जो सा है वो मटेरियल सप्लाई करें, वो आपको मटेरियल दे दें, तो मटेरियल देने के लिए तैयार होंगे तो आपकी फैक्ट्री चलेगी। अगर वो आपको मटेरियल ही बेचने के लिए तैयार नहीं होंगे तो आप अपनी फैक्ट्री को नहीं चला सकेंगे। इसी तरह अगर यूनिवर्सिटी की जैसे मैंने एग्जांपल ली थी, तो यूनिवर्सिटी के इनपुट्स में स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स एडमिशन ले लें, ये एक्वायरिंग ऑफ गुड इनपुट्स है। अगर किसी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स एडमिशन लेने को तैयार ही नहीं है, वो यूनिवर्सिटी एडमिशन ऑफर कर रही है बट स्टूडेंट्स उस यूनिवर्सिटी में जा ही नहीं रहे हैं,